ओके, चलो चलो, बस बस खत्म। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास। तो वो इंटरव्यू के क्वेश्चन में था ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग से रिलेटेड, पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था बेसिकली। तो पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप बता दिया था मैं, एक तो तुम्हारा था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइडिंग था, कंपाइल टाइम में ओवरलोडिंग था। ओवरराइडिंग के अंदर ओवरराइडिंग करने के लिए मैं तुमको तीन कीवर्ड्स, तीन सी शार्प के कीवर्ड हम लोग यूज किए थे। कौन कौन थे तीन सी शार्प के कीवर्ड थे? एक तो वर्चुअल था, ओवरराइड था और न्यू। ये तीन कीवर्ड में का क्या लॉजिक है वो मैं एक्सप्लेन कर दिया था। वो जब हम लोग एक्सप्लेन, मतलब जब ओवरराइड की हम लोग बात करते हैं तो वर्चुअल और ओवरराइड में क्या रिलेशन है। अगर मैं कोई फंक्शन को सुपर क्लास में वर्चुअल लिखता हूं तो मेरे को, मैं अगर चाहूं तो उसको ओवरराइड कर सकता हूं, ये है। तो मैं वहां पे बोला था कि अगर अगर मेरे को ऐसा रखना है कि लाइक मैं कंपल्शन दू यूजर को कि तुमको ओवरराइड करना ही पड़ेगा, तो उस टाइम पे हम लोग जो कीवर्ड यूज करते हैं वो कौन सा कीवर्ड था? एब्स्ट्रैक्ट था। तो वहां से एब्स्ट्रैक्ट की बात निकल गई थी। तो जब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन तुमको बनाना होता है कोई क्लास में, कोई फंक्शन को तुमको एब्स्ट्रैक्ट लेना होता है तो तुमको क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे आ जाता है इंटरव्यू का क्वेश्चन। इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है कि नहीं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है। ये लाइन बाय लाइन एक एक चीज बता दिया था। सबसे पहले समझ लो, कोई भी क्लास को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाएंगे, मतलब क्या जरूरत पड़ेगी, क्या ऐसा क्या सिचुएशन आएगी कि मैं कोई क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर कोई क्लास जो है, तुम चाहते हो कि मैं एक क्लास बनाऊं। देखो यूजुअली तुम एक क्लास बनाते हो तो क्या होता है, तुम एक क्लास बना दी, उसमें दो फंक्शन डाल दिए। ये इतना तो सबको समझ में आता है ना, फंक्शन जो है। तो एक क्लास बना के उसमें दो मेथड या दो फंक्शन डाल, मेथड बोलूं चाहे फंक्शन बोलूं दोनों सेम चीज है। ठीक है। तो मैं एक क्लास बनाया, उसमें दो फंक्शन डाल दिया। अब वो क्लास को कोई थर्ड पर्सन अगर यूज करना चाहे तो उसका ऑब्जेक्ट बना सकता है या तो उसको इनहेरिट कर सकता है। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो कि ये क्लास को का ऑब्जेक्ट कोई नहीं बनाना चाहिए, इसको कोई भी आए तो उसको इनहेरिट करके ही यूज करना चाहिए। मतलब तुमको एक कंपल्शन क्या रखना है वहां पे कि हमेशा ये क्लास इन इनहेरिट होके यूज हो। अगर ये तुमको करना है तो वो टाइम पे तुम क्लास को क्या ले लोगे? एब्स्ट्रैक्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता है। तो क्या होगा? नो। क्यों नो? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते ही इसलिए है हम लोग कि उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनहेरिट करके यूज कर सके। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनो। क्वेश्चन क्या है यहां पर कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग, कोई भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट हम लोग क्यों लेंगे? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो जो तुम क्लास बना रहे हो, तुम्हारे जरिए बनाई जाने वाली क्लास को कोई भी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करे, तो वो क्लास को तुम ले लोगे एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट प्रिवेंट करता है क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मेरी बात समझ में? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या करता है? क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है। तो कोई भी क्लास तुम एब्स्ट्रैक्ट ले लोगे तो तुम उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट लेके देखता हूं मैं। तो यहां पे आया, मैं एक क्लास लिया, एड, सॉरी, सॉल्यूशन पे एड क्लास, एक टेस्ट क्लास ले लिया, टेस्ट क्लास। ये टेस्ट क्लास को मैं लिख दिया पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। अब मैं आके यहाँ पे ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। जैसा कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट बनाया हम लोग, वैसे टेस्ट क्लास। तो क्या बोल रहा है? एरर देखो, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस। तो देखो साथ में उसने इंटरफेस भी लेके आ गया। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। ठीक है। तो ये इतना समझा मैं क्या बोला? एक ही चीज बोला मैं
कि मैं कोई भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्यों लूंगा अगर मैं चाहता हूं कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन ना हो, ये मैं चाहता हूं, तो उस टाइम पे मैं क्या ले लूंगा, वो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट ले लूंगा। एब्स्ट्रैक्ट ले लिया तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, और क्लास को यूज करने का दो ही तरीका है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, उसको इनहेरिट करना पड़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, कंस्ट्रक्टर क्यों यूज होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और एब्स्ट्रैक्ट का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, लेकिन रहता है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इंटरव्यू का, कि इंटरव्यू में बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तुम बोलोगे नहीं बनेगा। फिर वो बोलेगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तुम बोलोगे कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, मतलब कंस्ट्रक्टर क्या है ये बताओगे। व्हाई वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे करेगा, अगर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर बनेगा क्या। कोई भी दिमाग वाला आदमी बोलेगा नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा। मेरी बात समझ में, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर बनता है। किसको इसको समझा, मैं इतना घुमा घुमा के जो चीज बोला, 1 2 3 4, समझा क्या खत्ताब, आज के लिए मैं आउट हूं। नहीं समझा, एकदम सिंपल चीज बता रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए ही। ठीक है, तो क्वेश्चन ये करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो तुम बोलोगे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेगा कि अगर उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता है और तुम बोल रहे हो कि उसका कंस्ट्रक्टर बनेगा, तो कंस्ट्रक्टर कॉल कब होएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बन नहीं रहा है। अब मेरी बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं, किसको इसको समझ में आया होगा। आधे लोग का फेस ब्लैंक दिख रहा है, आगे वाले तो पूरा ब्लैंक है, तीनों के तीनों, समझा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि तुम बोल रहे हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, कंस्ट्रक्टर यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर तुम ये भी बोल रहे हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है, बना सकते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल कब होएगा, सब क्लास से। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सब क्लास से मतलब क्या करना है, एक क्लास लिया मैं ए, ठीक है, उसको कर दिया एब्स्ट्रैक्ट। अब एक क्लास लिया मैं बी, बी के अंदर ए को मैं इनहेरिट किया, बी के अंदर में ए को इनहेरिट किया। जब मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सबसे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ए का। हो गया ना कंस्ट्रक्टर कॉल, यही तो सवाल था, हो गया ना फैसला। तो देखो यहाँ पे मैं एक क्लास लेता हूं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लेके रखा हूं। अब एक और क्लास क्रिएट करता हूं मैं, एक क्लास लिया, क्लास का नेम दिया ए, और टेस्ट क्लास को क्या कर दिया, इनहेरिट किया। टेस्ट क्लास को क्या कर दिया, इनहेरिट किया। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें कंस्ट्रक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक कर लेते हैं। बन गया, मतलब बनेगा। और उसके बाद यहां पे आके ए के अंदर कंस्ट्रक्टर बना लिया, ये भी बन गया। अब ए का जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, यहां पे आके ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, स्मॉल ए इज इक्वल टू न्यू ए, तो ये जब ए का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो यहां आएगा, यहां आके देखेगा इसकी सुपर क्लास है, तो ये यहां जाएगा, बोलेगा पहले इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, पहले इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, तो पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, डिबग डालता हूँ। देखो डिबग से समझ में आएगा किसका पहले कॉल हो रहा है, किसका बाद में कॉल हो रहा है ना। इस दोनों जगह डिबग डाल दिया, मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा यहां से। तो पहला डिबगर ये कॉल होगा, लाइन नंबर 12, फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा 2, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा। तो देखते हैं लाइन बाय लाइन कोड को। पहले ये आया लाइन नंबर 12 पे, ठीक है। अब ये आएगा नेक्स्ट, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, अब आ गया यहाँ पे ए पे, ये दिख रहा है, अब आ गया यहाँ पे ए पे। अब मैं किया F11, तो सबसे पहले कहा गया, वो ए का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए गया, फिर क्या किया, बोला एक सुपर क्लास है, तो कहां पे आया, टेस्ट। तो ये कौन सी क्लास है,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया ना कॉल। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर जाएगा वो जो सब क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा, दोनों कंस्ट्रक्टर हो जाएगा तभी ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा। क्लियर है? ये प्रैक्टिकली बता दिया पूरा, मतलब सब चीज सामने ही है तुम्हारे। इसमें किसी को कोई डाउट है? कौन कौन सा क्वेश्चन था इसके अंदर? सबसे पहला, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, या जो क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना रहेगा उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट ले लेंगे। तो अब ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो इनहेरिट करोगे, इनहेरिट करोगे मतलब वो एज ए बेस क्लास यूज होगी, हमेशा हमेशा बेस क्लास यूज होगी, कभी वो उसको ऑब्जेक्ट बनने वाला नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? तो कब कॉल होगा? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा इनहेरिट होगी होगी, और नीचे की क्लास का ऑब्जेक्ट कभी ना कभी तो बनेगा। जब नीचे की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? सुपर क्लास का। क्लियर है ये? ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बहुत मिलेंगे तुमको इंटरव्यू में, बेहिसाब क्वेश्चन तुमको ऐसे मिलेंगे, और शायद पे जो लोग इंटरव्यू दिए रहेंगे तो उनसे पूछा भी रहेगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस है। तो ये तुम्हारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर हम लोग लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग अगर लेते हैं तो हम लोग उसके अंदर मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ये अपने ऊपर है, या तो एब्स्ट्रैक्ट बनाओ या तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर हम लोग लेते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना सकते हैं। क्लियर है ये क्या बोला मैं? वैसे ही सेम, अच्छा हाँ, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कैसे बनाते हैं पहले वो समझ लो। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसकी बॉडी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसकी बॉडी नहीं है। तो अगर मैं यहां पे आऊं, हाँ, तो मैं क्या लिखा था? एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और फंक्शन बॉडी। मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें ये ब्रैकेट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये यहां पर ही एंड होके सेमीकोलन लग जाएगा इसके अंदर, सेम चीज होगी, और क्या होगा इधर पे? सेमीकोलन। तो एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट करता हूं मैं, इसको स्टॉप कर देता हूं पहले। एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट कर दे तो सबसे पहले क्या लिखना है? एक्सेस स्पेसिफायर, तो मैं लिखूंगा पब्लिक। फिर क्या लिखना है तुमको? मॉडिफायर, तो मैंने लिखा एब्स्ट्रैक्ट। फिर तुमको लिखना है रिटर्न टाइप, तो मैंने दे दिया स्ट्रिंग। फिर तुमको लिखना है फंक्शन का नेम, मैंने लिखा गेट डाटा या गेट नेम, कोई भी नेम दे सकते हो, एक फंक्शन का नेम दे दिया, फंक्शन का नेम। फिर उसके बाद ये फंक्शन, और उसके आगे सेमीकोलन। तो ये फंक्शन क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो गया। ये फंक्शन क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिए हो तो सब फंक्शन का एब्स्ट्रैक्ट ही लेना पड़ेगा। तुम नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी लिख सकते हो, जैसे कि ऐसा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया? ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया? नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो गया। और ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो गया। अगर कोई ये इतना समझा? अगर कोई फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है, अगर कोई फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट है, तो जो भी क्लास ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी, वो क्लास को ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। डेफिनेशन मतलब फंक्शन बॉडी। डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? फंक्शन बॉडी। अगर मैं फंक्शन यहां लिख के सेमीकोलन लगा दिया तो ये जो सेलेक्ट किया हूं इसको मैं क्या बोलता हूं? डिक्लेरेशन। मतलब मैंने डिक्लेयर किया फंक्शन का ये नाम होगा, ये रिटर्न टाइप होगा, ये पैरामीटर, लेकिन फंक्शन के अंदर क्या है मेरे को मालूम नहीं, तो ये सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ। लेकिन अगर मैं यहां हटा के फंक्शन की बॉडी लिखा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन की डेफिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन की डेफिनेशन। समझ, वर्ड समझ में आना चाहिए था कि जब मैं बोलूं तब तुम समझो कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं। तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर होता है कहां पर? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। और उसकी डेफिनेशन कहां लिखी जाती है? वो क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई ना कोई क्लास तो इनहेरिट करेगी ना, और नहीं करे तो फिर मतलब वो यूज ही नहीं होगा। तो हाँ, उधर ही आ रहा था मैं कि अगर अभी मतलब वही इनहेरिटेंस के पार्ट पे ही आ रहा था मैं। हाँ, तो अच्छा इतना समझा जो मैं बोला? हाँ। अभी नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या आता है? नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि अगर कोई फंक्शन प्राइवेट लेके मैं एब्स्ट्रैक्ट लिया,
मेरा बोलना मतलब नेक्स्ट पॉइंट वही था कि अगर मैं कोई फंक्शन प्राइवेट लेके एब्स्ट्रैक्ट लिया तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन प्राइवेट होगा ही नहीं। क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, तो मतलब उसकी डेफिनेशन कौन लिखेगा? वो क्लास जो इनहेरिट करेगी, मतलब क्लास के बाहर उसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी। अब अगर फंक्शन प्राइवेट हो गया तो क्लास के बाहर जाएगा नहीं, तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे? बात समझ में आई? तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हम लोग लेते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्लास के बाहर लिखना पड़ता है। जैसे अभी ये मैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिया, ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, अब ये क्लास जो है, ये क्लास जो है जहां इनहेरिट हुई है, ये इनहेरिट कहां हुई है? तो देखो अभी तक तो एरर नहीं दे रहा था, अब ये एरर देने लगा और क्या बोल रहा है देखो, ए मतलब तुम्हारी ए क्लास डज नॉट इंप्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर टेस्ट डॉट गेट नेम। ये बोल रहा है कि तुमने ये क्लास को इनहेरिट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर एक फंक्शन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। तो अब ये क्लास की मतलब ए की ये जिम्मेदारी है कि वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की डेफिनेशन लिखे, वरना ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। बात समझ में आई? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। पब्लिक ओवरराइड नहीं है, पब्लिक ओवरराइड में तो मैं भी ओवरराइड लिख दिया। क्या था वो? स्ट्रिंग, यहां एब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा, स्ट्रिंग गेट नेम सिग्नेचर गलत है क्या? एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूं मैं। एक्चुअली हम लोग करते हैं ऐसे, तो देखो ये ऐसा किया, हाँ ओवरराइड आएगा, सही बोला था। कौन बोला था? कोई तो बोला। देखो यूजुअली हम लोग करते कैसे हो बता दो। अभी ये नहीं बोल रही इनहेरिट नहीं है ना, यहाँ पे आके कंट्रोल डॉट प्रेस करो, वो खुद ही इनहेरिट कर देता है। लेकिन मैं ना टाइप करने के चक्कर में तो मैंने टाइप कर देता हूँ पब्लिक हाँ ये वो, यहां पे मैं नेम लिख दिया। ठीक है, ये नेम में लिख दिया। तो अब ये जो एरर चला गया, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये इतना ना करते हुए ये ऐसे एरर देगा, तो यहां आने का कंट्रोल डॉट करने का एंटर। तो अगर वो 4 फंक्शन 5 फंक्शन भी उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट रहेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी। देखो अभी मैं इसको कट किया, यहाँ पे एक और फंक्शन लेता हूं, तीन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है इसके अंदर। अब यहाँ पे आगे कंट्रोल डॉट, तो तीनों आ गए। तो यूजुअली हम लोग ऐसे करते हैं, इसके लिए मेरे को भी ध्यान नहीं था कि वहां पे ओवरराइड कीवर्ड है। ठीक है, तो ये समझा क्या है? तो अब यहाँ पे कंपल्शन हो गया उसके लिए कि उसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। वर्चुअल के केस में कंपल्शन नहीं था। एक्चुअली बात यही से चली थी ना कि वर्चुअल में लिखा सुपर क्लास में कोई फंक्शन को, और सब क्लास ने उसको ओवरराइड नहीं किया तो चल जाता है। लेकिन अगर मैं सुपर क्लास में कोई फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट लिखा और सब क्लास में उसको ओवरराइड नहीं किया तो एरर देगा। तो देखो कितने कीवर्ड हो गए? 4 कीवर्ड हो गए, वर्चुअल, ओवरराइड, न्यू, एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आया? तो इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या करता है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करता है कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को मैं प्राइवेट कर सकता हूं क्या? नो। व्हाई? बिकॉज वो इनहेरिट होगा। अब प्राइवेट करूंगा तो वो आएगा ही नहीं बाहर, वो सब क्लास में इनहेरिट होता है ना। गेट नेम 1 गेट नेम 2 ये सब क्लास में इनहेरिट हुआ, वो मिलेगा नहीं उसको, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिख सकता हूं क्या? यस।
लिख सकते हैं ना, उसमें लिखा है एक डिस्प्ले फंक्शन। नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिख सकता हूं क्या? नो मतलब एक क्लास, सादी क्लास लो और उसमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखो, ऐसा नहीं कर सकते। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन चलता है, लेकिन नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? ये मतलब ऐसा वर्ड्स बहुत जंबल लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बोलो, फिर भी मैं दो दो तीन तीन बार रिपीट करूंगा कि पहली बार नहीं समझे, दूसरी बार तो समझे, ठीक है। तो अगर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया हूं तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी लिख सकता हूँ, नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया हूं, मतलब सादी क्लास जिसको हम लोग आम भाषा में बोलेंगे, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा, तो उसके अंदर मैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं लिख सकता। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखने के लिए कंपलसरी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। क्यों? तुम नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिए, उसमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डाले और किसी ने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब वो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, उसकी डेफिनेशन कौन लिखेगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से कॉल कर लिया तो क्या क्या कोड दिखेगा? लॉजिकली सोचो ना, तुमने एक सादी क्लास ली है ना, सादी क्लास मतलब नॉन एब्स्ट्रैक्ट, नॉन एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, नॉन एब्स्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, बनेगा। अब उसके अंदर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ले लिया, अब किसको आया हीरो, ऑब्जेक्ट बनाया उसका, ऑब्जेक्ट बना के एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल किया। अब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन में तो डेफिनेशन नहीं होती, तो कोड क्या चलेगा? तो इसके लिए सिनेरियो इनवैलिड है। अभी समझा सिनेरियो इनवैलिड क्यों बोल रहा हूं मैं? अरे समझा क्या? किसको किसको समझा? काफी हाथ उठा, मतलब सही में समझा। मोहम्मद तुमको नहीं समझा? अरे एब्स्ट्रैक्ट का यूज केस क्या है? जैसे अभी एब्स्ट्रैक्ट लेके अपने को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट यूज, लेकिन सब क्लास में जाके अपन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट ही बनाना है तो सारी क्लास भी लेके बना सकते हैं। सही है, क्वेश्चन सही है, परफेक्ट। मैं तुमको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ये सही क्वेश्चन है भाई, क्या है? मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें तीन टाइप के कस्टमर है, दो टाइप के कस्टमर है, एक है रिटेल कस्टमर और एक है होलसेल कस्टमर, ठीक है। रिटेल कस्टमर का भी तुम नेम, रिटेल कस्टमर का भी तुम नेम, कॉन्टैक्ट और समझ लो एड्रेस, ये स्टोर कर, मतलब एवरी कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट और एड्रेस तुम स्टोर करते हो, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो होलसेल हो। तो तुमको नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट का कोड कस्टम रिटेल कस्टमर की क्लास में भी करना पड़ेगा और होलसेल कस्टमर की क्लास में भी करना पड़ेगा। तो तुम सोचते हो कि ये मैं दो जगह कोड ना करूं, मैं क्या करूं, ये दोनों कॉमन है ना, तो एक कॉमन क्लास में इसका कोड करता हूं। तो तुमने वो क्लास को बोला कस्टमर, तुमने क्या बोला? कस्टमर। और कस्टमर को इनहेरिट किया रिटेल कस्टमर और होलसेल कस्टमर में। किसको किसको ये हायरार्की समझी यहां तक? हवा में जो ऐसा कुत्ते लड़ाया, तो किसको किसको समझा? हाँ, यहां तक समझा, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक ऊपर कस्टमर क्लास है, वो कस्टमर क्लास को तुमने इनहेरिट किया, यहाँ पे एक तुम्हारे पास रिटेल कस्टमर है, यहाँ पे होलसेल कस्टमर है। दो बार कोड ना लिखने के बदले तुम एक बार कोड लिखे, ये तुम्हारी थिंकिंग है। अब मैं आया, मैं आके कस्टमर को ऑब्जेक्ट बना दिया, तो वो कौन से टाइप का कस्टमर है? कस्टमर को ऑब्जेक्ट बनाया मैं ऊपर वाली क्लास का, तो वो कौन सी क्लास का कौन से टाइप का कस्टमर रहेगा तुम्हारे सिस्टम के हिसाब से? सुपर क्लास? अरे कोई भी टाइप नहीं, सिस्टम में दो ही टाइप है, कस्टमर की दो ही टाइप है, एक होलसेल और एक रिटेल है। और ऑब्जेक्ट में किसका बनाया? कस्टमर का। तो वो कोई टाइप में लाए करेगा क्या? नहीं। लेकिन तुम ये चाहते थे क्या उसको ऑब्जेक्ट बने? नहीं। लेकिन आगे वाले डेवलपर को कैसे बोलोगे कि तू ऑब्जेक्ट मत बना? एब्स्ट्रैक्ट लिख के। खत्म हो गया ना, हो गया ना फैसला। समझे क्या सिनेरियो? उसका तुम्हारा क्वेश्चन में समझा, तुमको तुम्हारी सिनेरियो के बेस पे ही तुमको आंसर बता दिया। क्या समझा तुमको? किसको किसको समझा ये? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज ही होती है एज ए बेस क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज ही होती है एज ए बेस क्लास, और कोई भी टाइप का बेस लेने के लिए हम लोग लेते हैं। ये बहुत कॉमन सिनेरियो आएगा अपने प्रोजेक्ट में भी। हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो एंटिटी फ्रेमवर्क तो अपना हो गया ना, एंटिटी फ्रेमवर्क हो गया तो सब लोग को मेरी बात थोड़ी थोड़ी अब समझ में आना चाहिए, ठीक है।
मेरे पास दो मॉडल है, मॉडल मतलब दो टेबल बनेगा डेटाबेस में, मेरे पास दो मॉडल है, ठीक है। एक मॉडल का नाम है पर्सन और एक मॉडल का नाम है कस्टमर, ठीक है। अब मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूं उसमें मैं चाहता हूं कि हर एक टेबल के अंदर आईडी होना चाहिए और इज एक्टिव नाम की एक फील्ड होना चाहिए, मतलब एक कॉलम होना चाहिए आईडी और इज एक्टिव। तो आईडी इज एक्टिव पर्सन में भी होगा, आईडी इज एक्टिव कस्टमर में भी होगा, और आईडी इज एक्टिव आगे के जितने भी मॉडल बनेंगे सब में होगा। तो मैं बोला ये घड़ी घड़ी नहीं लिखते, एक मॉडल लेते उसका नाम लेंगे बेस मॉडल, और बेस मॉडल से इनहेरिट करेंगे हर एक मॉडल को, ताकि बेस मॉडल में कोई भी फील्ड ऐड करेंगे तो वो सब मॉडल में खुद से ऐड है। कल अभी आज मैं रियलाइज किया कि हर मॉडल में आईडी और इज एक्टिव होना चाहिए। कल को मेरे को जाके समझ में आता है कि क्रिएटेड ऑन भी हर एक मॉडल में होना चाहिए। तो फिर मेरे को हर एक मॉडल में ना ऐड करना पड़े, बेस में ऐड कर दूं तो सब जगह ऐड हो जाए। तो मैं ऐसा हायरार्की बना के रखा हूं, ये हायरार्की बनी, ये सब कुछ एकदम ठीक है, ठीक है। तुमने बेस मॉडल ले लिया, बेस मॉडल में बेस मॉडल नाम की एक क्लास लिया, उसमें दो प्रॉपर्टी है अभी, आईडी और इज एक्टिव, और उसको इनहेरिट कर दिया। तुम्हारे पास नीचे 50 मॉडल और है, उसको सबको इनहेरिट कर दिया बेस मॉडल से। अब कोई बंदा आता है बेस मॉडल को ऑब्जेक्ट बना देता है। अब वो क्या करेगा, बेस मॉडल को ऑब्जेक्ट बनेगा तो बेस मॉडल नाम का एंटिटी फ्रेमवर्क में एक टेबल बन जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, तुम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन कोई बना दिया तो बन जाएगा ना। तो नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। समझेगा, दो सिनेरियो, और ये जो सिनेरियो बताया ये हर प्रोजेक्ट में यूज होता है, एकदम वैलिड सिनेरियो है। कौन सा, बेस मॉडल वाला, हम लोग खुद यूज करेंगे। अगर तुमको ऐसा लगता है, मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। देखो ये दिख रहा है बेस मॉडल, बेस मॉडल को मैंने लिया इधर पे एब्स्ट्रैक्ट, अब इसमें आईडी और इज एक्टिव डाला। ये प्रोजेक्ट ही ओपन करके बता रहा हूं तुमको। अब बेस मॉडल को कहां पे इनहेरिट किया हूं, ग्रीटिंग्स करके एक मतलब ग्रीटिंग नाम का एक टेबल बनेगा, उसके अंदर बेस मॉडल को इनहेरिट किया। तो यहाँ पे मैं आईडी लिखा नहीं हूं, लेकिन ऊपर से आईडी ट्रांसफर हो गया अभी। लेकिन अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखता और कोई आके बेस मॉडल को ऑब्जेक्ट बनाता तो बेस मॉडल नाम का एक टेबल बनता जिसमें खाली दो कॉलम रहता, आईडी और इज एक्टिव। तो ये मतलब हर प्रोजेक्ट में यूज होने वाली चीज है, एवरी प्रोजेक्ट में। तो उसमें हमको हमेशा बेस जो मॉडल रहेगा या बेस क्लास जो भी रहेगी, उसको हम लोग को हमेशा एब्स्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। समझ में आया क्या? हाँ, तो क्यों हम लोग एब्स्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं वो हो गया। दूसरा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, वो चीज हो गई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, वो चीज भी मेरे को समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि लेट से मैंने लिया एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, और वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ऑल फंक्शन उसमें एब्स्ट्रैक्ट ही है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट एक भी फंक्शन नहीं है। तो ऐसे ऐसी ऐसी क्लास को हम लोग बोलते हैं फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया मैं, कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखा। तो अब जो क्लास उसको इनहेरिट करेगी तो उसकी डेफिनेशन लिखेगी, ये चीज होती है और हम लोग देख रहे हैं, ये हो भी रही है। उसी के उसी के अपोज में मैं आ जाता हूं एक कंसेप्ट जिसका नाम है इंटरफेस। अब गौर से सुनो, ठीक है, मतलब एक नया कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस एक ऐसी क्लास है, इंटरफेस इज लाइक ए क्लास, लाइक ए क्लास बोलो, क्लास नहीं, इंटरफेस इज लाइक ए क्लास जिसमें ऑल फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ऑल फंक्शन बाय डिफॉल्ट ही एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। उसमें ऑल फंक्शन बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब उसकी बॉडी नहीं रहेगी, सेमीकोलन रहेगा एंडिंग में, कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी रहेगी, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर मैं एक फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास लूं, उसमें 3 फंक्शन लूं और एक इंटरफेस लूं, इंटरफेस में मैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ऐड ही नहीं कर सकता। तो इंटरफेस है क्या वो समझ लो पहले। तो इंटरफेस यहां पर
एक इंटरफेस बनाता हूं मैं, ऐड यहां पे ले लिया मैंने आई रेक्टेंगल। क्या हो, आई रेक्टेंगल पब्लिक इंटरफेस ले लिया मैं यहाँ पे। तो जैसे हम लोग क्लास लिखते हैं, क्लास लिख के क्लास का नेम लिखते हैं, वैसे इंटरफेस लिख के हम लोग इंटरफेस का नेम लिखेंगे। तो ये इंटरफेस बन गया, कोड में कुछ नहीं रखा, सब चीज इंटरफेस के कंसेप्ट में ही है। देखो जैसे क्लास लिख के क्लास का नेम लिखते हैं, तो वैसे इंटरफेस लिख के इंटरफेस का नेम लिखेंगे। क्वेश्चन ये है कि मैं कब इंटरफेस क्रिएट करूंगा। अगर मेरे को मेरे प्रोजेक्ट में मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है तो मैं इंटरफेस क्रिएट करूंगा। अगर मेरे को मेरे प्रोजेक्ट, अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है अगेन हम लोग बैक करेंगे वो पहले दूसरे लेक्चर में। अगर मल्टीपल क्लास का कोड एक क्लास में आके एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस है। मतलब मैं, हाँ मेरे पास 4 क्लास है, 4 क्लास है, चारों में एक एक फंक्शन है। क्लास 1 में फंक्शन 1, क्लास 2 में फंक्शन 2, क्लास 3 में फंक्शन 3 और क्लास 4 में फंक्शन 4। ये चारों फंक्शन को मेरे को एक जगह पे यूज करना है एक क्लास में। तो मैं क्या करूंगा, एक क्लास लिया, न्यू क्लास, क्लास न्यू क्लास करके इनहेरिट करना पड़ेगा मेरे को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तो चारों का फंक्शन एक क्लास में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करने का ट्राई करूं तो ये होगा नहीं। क्यों? हाँ, क्योंकि सी शार्प सपोर्ट ही नहीं करता। तो एक है क्लास C1, ऐसे एक क्लास है। दूसरी है मेरे पास क्लास C2, तीसरा है मेरे पास क्लास C3, और एक मैं न्यू क्लास लिया, क्लास न्यू क्लास, इसको इनहेरिट किया मैं C1, C2, C3। अगर मैं ऐसा करना चाहूं तो ये जो है सी शार्प में इनवैलिड सिंटेक्स है। ये जो सी शार्प में इनवैलिड है, वो क्या बोलेगा कि सी शार्प मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। क्यों मल्टीपल इनहेरिटेंस है? क्योंकि यहाँ पे C1, C2, C1, C2 और C3, C1, C2 और C3 के कोड आके एक जगह जमा हो जा रहे हैं, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। तो ये सी शार्प में नहीं चलता है। वो बोलेगा तुमको कि सी शार्प में अगर तुमको मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है तो पहली क्लास तो चल जाएगी, लेकिन दूसरे से ये क्या होना चाहिए, इंटरफेस। ये क्या होना चाहिए फिर, इंटरफेस। तो एक क्लास चलेगी, एक क्लास के बाद जितने चाहे उतने मन मर्जी इंटरफेस तुम डाल सकते हो। मेरी बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? तो जब भी तुमको मल्टीपल इनहेरिटेंस करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस क्रिएट करेंगे। और इंटरफेस अगर तुम क्रिएट करोगे तो इंटरफेस के अंदर हर फंक्शन बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होगा और पब्लिक भी होगा। क्यों एब्स्ट्रैक्ट है तो पब्लिक रहेगा ही, क्योंकि क्लास के बाहर आएगा वो। तो मैं यहां पे आगे लिखा वॉइड डिस्प्ले, और इसका अगर मैं ऐसा डेफिनेशन लिखने का ट्राई करूं तो ये एरर देगा, बोलेगा डेफिनेशन तुम नहीं लिख सकते, तुमको सिर्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा लाइक दिस। हो गया ये। यहाँ पे देखो मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखा हूं, कोई पब्लिक भी नहीं लिखा हूं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो तो पहला डिफरेंस यही इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या हो गया, ये कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक नॉर्मल क्लास ही है ना, जो भी है, तो उससे तुम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। इंटरफेस से तुम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो। पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तुम्हारे पास ऑप्शन है नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखने का, लेकिन इंटरफेस में तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखने का। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑल, सॉरी, इंटरफेस में ऑल फंक्शन बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होगा, बिना लिखे, बिना स्पेसिफाई किए। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब स्पेसिफाई इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे ऑप्शन है। यहाँ ऑप्शन ही नहीं है तो क्यों बोलेगा वो करने के लिए, वहां पे ऑप्शन है इसके लिए करना पड़ रहा है। वो भी लॉजिक ही है ना, एक तरीके का लॉजिकल चीज है। तो ये है डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। क्लियर हुआ क्या ये? फिर से रिपीट करता हूँ चार। हाँ बोलो। नहीं, डायरेक्ट भी इंटरफेस रह सकता है। मतलब मैं तुमको मैक्सिमम कैपेबिलिटी बता दिया कि यहां तक का चलेगा, मतलब एक क्लास चलेगी उसके बाद इंटरफेस। तुम चाहो तो क्लास के बाद फौरन सब इंटरफेस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट भी, मतलब मैं समझ गया क्वेश्चन तुम्हारा, तुम बोल रहे हो ऐसा, लाइक ये भी इंटरफेस ही हो अगर, चलेगा तो कर सकते हो तुम डायरेक्ट भी। जितना भी इंटरफेस तुम इनहेरिट करोगे, जितना भी इंटरफेस तुम अपनी क्लास में, इनहेरिट नहीं वर्ड यूज करते, इंटरफेस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते इंप्लीमेंट। इंटरफेस के लिए हम लोग वर्ड क्या बोलते हैं? इंप्लीमेंट। अगर क्लास रहती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास को इनहेरिट किया। लेकिन इंटरफेस रहता है तो वर्ड क्या बदल जाता है? इंप्लीमेंट। तो जितना भी इंटरफेस तुम अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करोगे तो सबको तुमको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। मतलब जो C1 से जो फंक्शन आएगा वो, C2 से जो फंक्शन आएगा वो, C3 से जो फंक्शन आएगा वो, सबके सबकी डेफिनेशन तुमको न्यू क्लास में लिखनी पड़ेगी। मेरी बात समझी क्या बोला मैं? तो C1, C2, C3 तीनों से जो फंक्शन आएगा वो न्यू क्लास में आएगा, उसमें सबकी डेफिनेशन तुमको लिखनी पड़ेगी। क्लियर है ये क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, क्या बताने आया था भूल गया मैं। हाँ, मैं फिर से बताने जा रहा था चार डिफरेंस, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एकदम सही याद था भाई। तो ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का देखो, पहले तो सिमिलैरिटी समझ लो, फिर डिफरेंस पे आते। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, दोनों को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, मतलब दोनों में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होते हैं। दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए हो मतलब कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रहेगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है लेकिन यूजुअली होता है। ठीक है, तो दोनों में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन रहते हैं, तुमको दोनों को इंप्लीमेंट करना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को। ये सिमिलैरिटी है। अब आते हैं डिफरेंस के ऊपर। डिफरेंस में पहला डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस जो मतलब तुम अगर उतना बोल दिए, आगे के डिफरेंस नहीं भी बताए ना तो भी इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाता है। पहला डिफरेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते। तुम सिर्फ इतना भी बोल देते हो ना, आगे का तुम कुछ नहीं भी बोलोगे ना तो भी चल जाएगा। क्योंकि मैं नोटिस किया हूँ, मतलब कितने बार इंटरव्यू में खुद, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस के डिफरेंस पूछा तो मैं बोलना स्टार्ट किया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेरे पास ऑप्शन है, मैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिख सकता हूँ और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन इंटरफेस में मेरे पास ऑप्शन नहीं है। इंटरफेस के अंदर जो है ऑल फंक्शन जो है वो पब्लिक है और एब्स्ट्रैक्ट है, बट मेरे को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, वहां पे मेरे को स्पेसिफाई। ये सब सुनने के बाद वो बोलता है और तो वो, और अगर ये चीज, तो जब मैं जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस का बोला हूँ, ये मैं 2-3 इंटरव्यू का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस बोला हूँ ना, बोला हाँ यस 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 ओके, तो नेक्स्ट इंटरव्यू से मैं पहला पॉइंट वही बोलने लगा। तुम लोग को भी पहला पॉइंट वही बोला मैं, अगर याद होगा तो, ताकि वो बैठ जाए दिमाग में कि पहला डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंस ये आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेरे पास ऑप्शन है नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखने का, लेकिन इंटरफेस में मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तीसरा फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सब फंक्शन बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, लेकिन इंटरफेस, नहीं उल्टा बोल दिया मैं, इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सब फंक्शन पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, लेकिन मेरे को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैं चाहूं तो प्राइवेट फंक्शन क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अभी कोई कोई तो पूछा ना, कौन पूछा था? तो अगर मैं प्राइवेट फंक्शन क्रिएट किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। क्रिएट करके बता था। ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें आके मैं एक प्राइवेट फंक्शन क्रिएट किया। ये देखो चल गया, कोई इशू नहीं है, विदाउट एरर। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखा एब्स्ट्रैक्ट, अब ये देगा प्रॉब्लम। अब ये क्या देगा? प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है वो यहां पर? कैन नॉट डिक्लेयर ए बॉडी बिकॉज इट इज, अच्छा ये तो वो हो गया ना, ठीक है, ये पहला एरर था।
तो देखो 2 एरर दे रहा था, अगर मैं बॉडी लिखता हूं तो देखो 2 एरर देता है, दिख रहा है? एक 500 है, एक 621 है। और एक चीज और ये भी बता दूं कि ये जो होता है ना, ये एवरी एरर का एक एरर कोड होता है, ठीक है? एवरी एरर का ये CS से स्टार्ट होने वाला, ये जाके तुम डायरेक्ट चैट जीपीटी या गूगल पे डालोगे ना तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन में भी, खाली एरर मैसेज नहीं भी डालोगे तो भी। क्या वो आईडीई रिलेटेड है, मतलब ये विजुअल स्टूडियो, आईडीई मतलब अपना विजुअल स्टूडियो। तो विजुअल स्टूडियो ये कोई एरर नहीं है कि ये क्या बोल रहा है, नेमिंग रूल तुमने तोड़ा, ठीक है? मैं क्या बताया था, जितना फंक्शन रहेगा वो पास्कल केस में रहेगा, जितना वेरिएबल रहेगा वो कैमल केस में रहेगा। ये अपना एक बार डिस्कस हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। तो वो रूल टूटा है, तो आईडीई तुमको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भाई सही से नाम लिख, लेकिन अगर तुम नहीं लिखोगे तो ऐसा नहीं कि कोड नहीं चलेगा, कोड चलेगा। तो वो एरर नहीं है, जितना एरर रहेगा वो CS से स्टार्ट होगा, और जो आईडीई स्पेसिफिक रहेगा वो आईडीई से स्टार्ट होगा। तो देखो ना, कोड भी से भी समझ में आ जाएगा तुमको, ये तीनों, ठीक है? तो पहला एरर बोल रहा है कि तुम बॉडी नहीं लिख सकते, और दूसरा क्या बोल रहा है, वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट मेंबर कैन नॉट बी प्राइवेट। तो लॉजिक ही है ना उसका। तो अब वर्चुअल मेंबर भी नहीं हो सकता बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेंबर तो समझ में आता है, वर्चुअल मेंबर भी नहीं। क्यों? वर्चुअल भी तो ओवरराइड होता है। तुमने वर्चुअल लिखा है मतलब तुम्हारा इंटेंशन है कि आगे कोई डेवलपर को तुम ऑप्शन देना चाहते हो कि वो ओवरराइड कर सके। वर्चुअल में तुम ऑप्शन देते हो, एब्स्ट्रैक्ट में तुम हुकुम करते हो, समझे क्या? हुकुम का इक्का, है ना? तो तुम्हारा ऑर्डर रहता है कि तुमको करना ही पड़ेगा, किसके केस में? एब्स्ट्रैक्ट के केस में। वर्चुअल के केस में तुम ऑप्शन दे दो, चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है? तो यहां पे मैं ये कट किया तो एक एरर हो जाएगा। अब ये देखो, अब एक एरर दे रहा है, इसको भी हटा देता हूं मैं, चला गया वो, कैपिटल टी कर दिया क्योंकि वो अब नेमिंग कन्वेंशन में बैठ गया। हालांकि वो एरर नहीं है, वो कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब फॉलो करो तो भी चलेगा, नहीं भी फॉलो करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल अगर ब्रेक होगा तो एरर देगा। तो एक रूल ब्रेक हो रहा है जो ये है, वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट मेंबर कैन नॉट बी प्राइवेट। तो प्राइवेट फंक्शन अगर लोगे तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिख सकते। अब क्या एरर देगा, आप कौन बताएगा? अभी क्या एरर है उसमें? अभी तो हटा दिया एब्स्ट्रैक्ट, अरे एब्स्ट्रैक्ट हटा दिया ना, वो बोला एब्स्ट्रैक्ट मेंबर प्राइवेट नहीं हो सकता। मैं एब्स्ट्रैक्ट एग्जैक्टली, अब बॉडी नहीं है ना, समझ में आया? तो एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे तो बॉडी नहीं रख सकते, और एब्स्ट्रैक्ट हटाओगे तो बॉडी नहीं रखोगे तो एरर देगा, बॉडी रखना कंपलसरी हो जाता है फंक्शन के। समझ में आ रहा है ना? ये सब छोटी छोटी चीज है जो बंदा कोड करते करते कभी कभी फंस जाता है, हैरान रहता है, और ये सब गूगल पे भी नहीं मिलेगी। मतलब ये तुमको तुम्हारा प्रोग्रामिंग नॉलेज ही सॉल्व करा सकते हो, कैसे गूगल पे मिलेगा वो सब? मेरी बात समझ में है? तो तुम जितना प्रैक्टिस करते जाओगे ना, फिर वो धीरे धीरे तुमको ऑटोमेटिक आदत हो जाएगी कि हाँ एब्स्ट्रैक्ट ही लिया तो ऑटोमेटिक सेमीकोलन लगाने की हैबिट हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिया तो खुद से तुम बॉडी लिखोगे, और तुमको ध्यान में आएगा कि हाँ यार ये कभी आगे चल के इसका कोड चेंज हो सकता है, या कोई और डेवलपर आगे इसका कोड चेंज करेगा तो तुम खुद से वर्चुअल ले लोगे, और तुम चाहते हो कि कोड चेंज करे ही करे तो उस टाइम पे तुम एब्स्ट्रैक्ट ले लोगे। तो ये सब तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक आने लगेगा जब तुम ये सब सिनेरियो दोगे। तो जो कोड करते हैं ना हम लोग, देखो इतना तो तुमको ऑन जॉब यूज नहीं होगा, मैं लिटरली सही बात बोलूं तो इतना तुमको ऑन जॉब यूज नहीं होगा जितना मैं तुमको टेक्निकली बता रहा हूँ। लेकिन ये बताने का रीजन क्या है, तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाएगा अगर ये नहीं आएगा तो। और अगर ये सब आता है, तुम इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो, तो तुम्हें आगे जब कोड करने लगोगे, मतलब 2 साल 3 साल के बाद, तो ये सब चीज तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एक अच्छा डेवलपर बनने में, बहुत ज्यादा। और दूसरे डेवलपर्स को वो सब चीजें पता भी नहीं होगी 2 साल 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी, क्योंकि वो लोग एक फिक्स पैटर्न पे काम करते हैं। मतलब ये टास्क मिला कंप्लीट किया, ये टास्क मिला कंप्लीट किया, ये टास्क मिला कंप्लीट किया। उन लोग कुछ एक्स्ट्रा जाके पढ़ते नहीं। जो स्टार्टिंग में हम लोग जॉब ज्वाइन होने से पहले जो पढ़ लेते हैं वही हम लोग का नॉलेज रहता है। जॉब के बीच में मतलब बहुत रेयर ही लोग होंगे जो लोग स्टडी करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, बहुत रेयर लोग। मतलब वो वही लोग बहुत ज्यादा मतलब इंटरव्यू दे के हाई पैकेज वगैरह पे जाते, वही लोग रहते। तो यूजुअली लोग नहीं करते। मतलब मैं लोग को देखा हूँ, लोग को हो गया 4 लाख 5 लाख पैकेज हो गया तो बोले बस अभी ये प्रोजेक्ट सीख लेना है, इसमें रहना है, जॉब चेंज नहीं करना है,
मतलब ऐसा माइंडसेट लोग का बन जाता है। 10 लाख के ऊपर जाने के बाद तो और नहीं सोचते, 5 तो छोड़ दो, 10 के ऊपर जाता तो सोचते ही नहीं क्योंकि कुछ करना है आगे। ये क्लियर हुआ? ये इंटरफेस समझ में आया क्या है, इंटरफेस हम लोग क्यों लेंगे, इंटरफेस मेरे को मालूम पड़ गया, इंटरफेस का कंसेप्ट मेरे को समझ में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता हूं। मैं तुमको ये बोला कि एक क्लास है, क्लास को यूज करने का दो तरीका है, ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट बनाओ या तो इनहेरिट करो। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रोकना है तो मैं लगा देता हूं एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन अब मैं उसको उल्टा बोलूं कि इनहेरिटेंस से रोकना है तो मैं क्या करूंगा, सील्ड क्लास। अगर इनहेरिटेंस से मेरे को रोकना है तो मैं उस टाइम पे क्या करूंगा, सील्ड क्लास लिखूंगा। तो ऑब्जेक्ट प्रिवेंशन होगा, तो अगर मेरे को ऑब्जेक्ट बनाने से रोकना है तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाऊंगा। मेरे को इनहेरिटेंस से रोकना है, इनहेरिटेंस होना ही नहीं चाहिए, मेरी क्लास को कोई इनहेरिट करे ही ना। अब इनहेरिटेंस में होता क्या है, इनहेरिटेंस में होता यह है कि हम लोग एक दूसरे की क्लास को लेते हैं, उसको खोलते हैं, उसका फंक्शन निकालते हैं, उसके फंक्शन की डेफिनेशन फिर से लिखते हैं। मतलब उसकी क्लास को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करके उसमें चीड़ फाड़ करते हैं, ऑपरेशन। ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। अब अगर तुम सील कर दिए तो दैट क्लास विल बी क्लोज्ड, इसके लिए वर्ड सील यूज होता है। मेरी बात समझी, किसको इसको समझा जो मैं बोला, क्लोज ओपन क्लोज जो वाला फंडा बोला। तो हम लोग जब इनहेरिट करते हैं तो क्लास को लेते हैं, ओपन करते हैं, वर्चुअल फंक्शन निकालते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं उसकी, उसको ओवरराइड करते हैं। मतलब तुमने लिखा था तुम्हारा नाम प्रिंट होगा, मैं आके अपना नाम लिख रहा हूं, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारी डेफिनेशन को ओवरराइड कर रहा हूं, तुम्हारी क्लास के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। तुम चाहते हो कि मेरा नाम कोई नहीं हटा सके यहां से, क्लास को सील कर दो। मेरी बात समझ में, क्लास को सील कर दो, सील बोलते हैं ना, सील लगा दिया, सील, ठीक है। तो सील्ड क्लास मतलब, हाँ हाँ हाँ, नीचे लेवल पे, मतलब एक ए क्लास है, ए को बी में इनहेरिट किया, बी को सी में इनहेरिट किया, और सी पे सील्ड लिखा कि आगे ना, आगे हायरार्की ना बढ़े, तो कर सकते हो ऐसा। जहां तुमको हायरार्की रोकना है वहां सील कर दोगे, तो वहां जहां सील क्लास लिख दोगे उसके नीचे हायरार्की जाएगी नहीं, क्योंकि आगे इनहेरिट हो गई। ए क्लास में कुछ नहीं लिखा था, मतलब नॉर्मल क्लास से तुमने उसको इनहेरिट कर दिया। बी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट लिखा था तो तुमको इनहेरिट करना ही पड़ा, तुमने सी क्लास में उसको इनहेरिट कर दिया। अब तुम चाहते सी से डी पे ना जाए मामला, तो सी को सील कर दो। ए को यूज कर सकता है कोई ऑब्जेक्ट बना के, वो वापस से इनहेरिट करके भी, क्योंकि ए नॉर्मल क्लास है। बी का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इनहेरिट हो जाएगी। सी को सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेगा, इनहेरिट कोई नहीं कर पाएगा। समझा? कुछ बताने जा रहा था भूल गया। हाँ, तो पहले सिचुएशन में मैं ये बोला कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रिवेंट करना चाहता हूं, तो मैं बोला एब्स्ट्रैक्ट। दूसरी सिचुएशन में ये मैं बोला कि इनहेरिटेंस प्रिवेंट करना चाहता हूं, तो मैं बोला सील्ड। तीसरी सिचुएशन में बोला कि ना ऑब्जेक्ट बनना चाहिए ना इनहेरिट होना चाहिए, स्टैटिक। समझ में आएगा ना, ऑब्जेक्ट बनना चाहिए ना इनहेरिट होना चाहिए, तो स्टैटिक क्लास। अब सवाल ये है कि क्लास को यूज करने का तो तुम बचपन से बोल रहे हो दो ही तरीका है, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा या तो इनहेरिटेंस होगा। अब तुम ना ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर रहे हो ना इनहेरिटेंस की बात कर रहे हो, तो वो कोड कॉल कैसे होएगा, वो कोड कॉल होगा सीएलआर। सब पढ़ के आएगा तुम लोग, सीएलआर। तो वो, तो कोड कॉल कैसे होगा, तो वो कोड कॉल होगा एक्चुअल में एक डॉटनेट फ्रेमवर्क में एक यूटिलिटी है। डॉटनेट जो फ्रेमवर्क है पूरा, तो उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स है। तो उसके अंदर बेस क्लास लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक सीएलआर नाम का मॉड्यूल है, सीटीएस नाम का एक मॉड्यूल है, समझेगा। तो अलग अलग चीजें हैं। तो उसमें डॉटनेट फ्रेमवर्क में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है सीएलआर। सीएलआर क्या है, कॉमन लैंग्वेज वन टाइम। कॉमन लैंग्वेज वन टाइम क्या है, कॉमन लैंग्वेज वन टाइम एक यूटिलिटी है जो ऑल डॉटनेट की ऑल 3 लैंग्वेजेस, कौन कौन सी डॉटनेट में लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, सी शार्प और विजुअल बेसिक, ये तीनों लैंग्वेज का कोड जब रन होने लगता है तो एक कॉमन प्लेस पे जाता है, जाके रन होता है, दैट कॉमन प्लेस इज नोन एज सीएलआर। तो सीएलआर क्या करता है, ऐसा कोड
जिसका ताल्लुक ना कोई भी ऑब्जेक्ट से नहीं है, ऐसा कोड जिसका ताल्लुक कोई भी ऑब्जेक्ट से नहीं है, वो कोड जो है वो कोड को कॉल कौन करता है? CLR। और वो ऐसा कोड जिसका ताल्लुक कोई ऑब्जेक्ट से नहीं है, वो कोड को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। या तो स्टैटिक क्लास होगी, या तो स्टैटिक मेंबर होगा, या तो स्टैटिक फंक्शन होगा, या तो स्टैटिक वेरिएबल होगा। ऐसे वेरिएबल या तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होगा, या तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होगा। तो ऐसे ऐसे स्टैटिक मेंबर्स बोल देता हूं मैं, मेंबर्स में सब आ गए, ठीक। ऐसे स्टैटिक मेंबर्स को कॉल कौन करता है? CLR कॉल करता है, ठीक है। तीनों सिचुएशन बता दिया मैं। जहां तुमको इनहेरिटेंस प्रिवेंट करना है, सीड लगा दो। जहां तुमको ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रिवेंट करना है, एब्स्ट्रैक्ट लगा दो। जहां तुमको दोनों प्रिवेंट करना है, स्टैटिक लगा दो। अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सब? ऐसा कुछ है जो इसमें कुछ क्वेश्चन है या कुछ ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आ रही है? मल्टीपल इनहेरिटेंस, वही तो है पहला डिफरेंस। हाँ, तो इंटरफेस में भी तुम सब फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट, उसके लिए तो मैं बोला ना फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैं क्या बोला? तुमने फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास ली है, मतलब सब को एब्स्ट्रैक्ट रखे। और दूसरी जगह पे तुमने इंटरफेस ली है, तो वो तो फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट रहेगा ही। इंटरफेस में तो ऑप्शन नहीं है, तो फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट ही हुआ, बराबर। ऑब्जेक्ट तुम दोनों का नहीं बना सकते, सिमिलैरिटी की बात अगर करूं तो मैं, ठीक है। दोनों को तुमको इनहेरिट ही करना पड़ेगा, तो ये तो सेम हो गया। तो फिर इंटरव्यूअर ये बोलता है कि फिर दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क वही है, पहला पॉइंट। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है? बहुत सारे लोग डिफरेंस में ये बताते हैं कि इसमें ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट लिखने का, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इंटरव्यूअर क्या बोलता है? इंटरव्यूअर मतलब मेरे जैसा, मैं क्या बोलता हूँ, डिफरेंस बिटवीन फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो अब वो जो दो है ना, वो तो डिफरेंस निकल ही गया, बचता एक ही है जो मेन है, मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला ही मेन डिफरेंस है, बाकी तो कैसा है, वो खाली इंटरव्यू खींचने के लिए है। कि वो इसके लिए भी है क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूअर जो है उनको ही नहीं पता, उन लोगों को लगता है कि खाली ये दो डिफरेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला उनके भी ध्यान में नहीं होता है। तो पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलने का, बाद में उनका वाला भी बोल देने का। क्योंकि इंटरव्यू का एक फंडा क्या है पता है? इंटरव्यू का फंडा ये नहीं है कि तुमको सही आंसर देना है। इंटरव्यू का फंडा ये है कि तुमको सामने वाले को कन्विंस करना है। इफ यू आर गिविंग इंटरव्यू, so what you are doing, you are selling yourself in a better way, ठीक है। ये होता है। हम लोग कॉलेज में थे, मेरे को एक बात याद आ गया, मेरा दोस्त था, तो मेरे को बोलता है कि फ्लर्ट क्या होता है, फ्लर्ट क्या होता है। तुम लोगों ने ये कौन सा टॉपिक निकाले, बोले फ्लर्ट क्या होता है। तो फ्लर्ट क्या होता है, बोले बता मेरे को फ्लर्ट की डेफिनेशन क्या है। तो मैं बोला नहीं मेरे को नहीं मालूम। तो बोलता है फ्लर्ट में तुम क्या करते हो, अपने आप को सेल करते हो। तो जैसे फ्लर्ट करते हो ना, वैसे जाके इंटरव्यू में भी बैठने का और अपने आप को सेल करने का। तो इसके लिए वो चीज समझ में आ गई मेरे को, कितना हंस रहा है। एकदम उसको क्लिक हो गई ना वो चीज, अभी भूलेगा भी नहीं। और खत्ताब तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो इंटरव्यू में तुम क्या करते हो, बेसिकली तुम सेल करते हो खुद को। तो उसमें सही आंसर देने की जरूरत नहीं है, तुमको उसको कन्विंस करने आना चाहिए। अगर वो पूछ रहा है, जैसे एक एग्जांपल पहले भी दिया था, अगर वो पूछ रहा है कि इंडिया में फेमस क्या है, हाँ, तो तुम लायन बोल रहे हो, तुम मैंगो बोल रहे हो, तुम ये बोल रहे हो, उसको ताजमहल सुनना है। तुम पहले ही ताजमहल बोलोगे तो इतना सवाल ही नहीं करेगा वो। तो बस वो ये वो जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो ताजमहल है, ऐसा समझ लो। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत अलग है, लेकिन इंटरव्यू में मतलब सामने वाला सुनना ही वो चाहता, वो वर्ड सुनना चाहता है। जैसे कि वो एक क्वेश्चन है, रीड ओनली और कांस्टेंट का डिफरेंस, ये बताया था क्या? रीड ओनली और कांस्टेंट नहीं बताया, तो वो बाद में बताऊंगा फिर। ये तो कहीं और चले गए, बोले बहक के कहीं और चले गए। तो वो मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला मेन डिफरेंस है, तो उसको ध्यान रख के करने का, ठीक है। ये हो गया। तो तीनों चीज मेरे को यहाँ पे समझ में आ जाती है, ये तीन चीज। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, अच्छा हाँ, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं सीड का। तो मैं एक क्लास क्रिएट किया, क्लास क्रिएट करके ऐड क्लास,
ये सील्ड क्लास हो गई। अभी ये क्लास को मैं इनहेरिट करने का ट्राई करता हूं, तो मैं यहां आया, ये क्लास को मैं इनहेरिट करने का ट्राई कर रहा हूं, तो देखो क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट डिवाइड सील्ड। अच्छा हाँ, उसके नाम में भी सील्ड है ना, टेस्ट सील्ड। टेस्ट सील्ड को मैं डिराइव नहीं कर सकता, मतलब उसको मैं इनहेरिट नहीं कर सकता। डिराइव करना मतलब इनहेरिटेंस। मैं बताया था 3 नेम है, बेस क्लास, डिराइव क्लास, सुपर क्लास, सब क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। तो अलग अलग जगह पे ना एरर में भी अगर तुम लोग देखोगे ना, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी तुमको मिलेगी। इवन कहीं पे तुमको सब और सुपर मिलेगा लिखा हुआ, कहीं पे तुमको पेरेंट और चाइल्ड मिलेगा, पेरेंट से ये प्रॉपर्टी नहीं आ सकती, ऐसा एरर मैसेज मिलेगा तुमको, और कहीं पे तुमको ये कीवर्ड भी मिलेगा। तो तीनों ही यूज होता है, लेकिन जो अपने को सुटेबल लगे वो, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो सील क्लास को तुम इनहेरिट नहीं कर सकते। तुम्हारा सिनेरियो जो तुम पूछ रहे थे, लाइक एक क्लास, मैं यहाँ पे एक फाइल ले लेता हूँ। मेरे पास एक क्लास है ए, ठीक है, ये नॉर्मल क्लास है। फिर मेरे पास दूसरी क्लास है बी, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और मेरे पास तीसरी क्लास है सी, ये सीडी क्लास है। ठीक है, तो मैं इनहेरिट किया ए, यहाँ पे इनहेरिट किया बी। अच्छा, ए ऑलरेडी है इधर पे, तो अब मैं क्या किया, यहाँ पे एक ए क्लास लिया, ए क्लास लेने के बाद यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया, और फिर उसके बाद एक सील्ड क्लास लेके इसको इनहेरिट किया। तो मैं क्या करूंगा, सी क्लास को अब इनहेरिट करने जाऊंगा तो वो इनहेरिट नहीं होगा, क्योंकि ये सील हो गया। इसको मैं इनहेरिट कर सकता हूँ, बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसको मैं ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ और इसको इनहेरिट भी कर सकता हूँ। तो तीनों ही वो हायरार्की बना सकते हो तुम वैसे। और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे? ये हो जाए तो मैं एक नई चीज बताता हूँ, पार्शियल क्लास। इससे हट गया, लेकिन बता देता हूं मैं। पार्शियल क्लास, देखो पार्शियल क्लास का फंडा क्या है, तुमको क्या करना है, एक क्लास क्रिएट करना है। यूजुअली कैसा होता है, एक फाइल हम लोग लेते हैं, उसमें एक क्लास बनाते हैं, और या एक फाइल में मल्टीपल क्लास बनाते हैं। जैसे मैंने एक ही फाइल में 3 क्लास ऐड कर दिया। लेकिन तुमको क्या करना है, एक क्लास को मल्टीपल फाइल में डिवाइड करना है। लाइक 3 फाइल बने और क्लास ए ही हो। 3 फाइल, फाइल मतलब समझ गए ना, 3, ये ऐसा एक फाइल है, तो 3 फाइल बने, लेकिन क्लास जो हो वो ए हो। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, फाइल 1, उसके अंदर एक क्लास लिए, क्लास ए। फाइल 2 में भी एक ए क्लास ले लेंगे, और दोनों के आगे क्या लिख देंगे, पार्शियल। तो पार्शियल क्लास का फंडा क्या है, पार्शियल क्लास के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, सिंगल फाइल को, सिंगल क्लास को मल्टीपल फाइल में डिवाइड कर सकते हो। सवाल ये है कि कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है, फायदा क्या है? एग्जैक्टली exactly. एक तो साइमल्टेनियसली वर्क वाला है, लेकिन वो भी है, मतलब वो बहुत बहुत दूर वाला फायदा है। क्योंकि देखो, अपन यूज करते, अभी अपन, मैं कंसेप्ट बताया नहीं तुमको गिट का, अभी आगे चल के कंसेप्ट आएगा गिट, गिट हब जिसको बोलते। उसमें क्या होता है कि तुम एक ही बंदा एक फाइल पे, मल्टीपल बंदे एक ही फाइल पे अलग अलग जगह से काम कर सकते हैं, तो उसमें पार्शियल क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा आंसर वो सिनेरियो में सही हो जाएगा जो सिनेरियो में हम लोग को क्या क्या करना है, लाइक हमारा प्रोजेक्ट ऑफलाइन चलता है, मतलब ऑफलाइन समझ गया ना, यानी गिट विट हम लोग यूज नहीं कर रहे, तो वो टाइम पे वो भी एडवांटेज में आ जाएगा कि मल्टीपल बंदे
एक ही क्लास पे काम कर रहे हैं तो दो अलग अलग फाइल बना के दे दिए, पार्शियल 1 इसको, पार्शियल 2 इसको, दोनों काम करेंगे, होगा। तो वो चीज है। उससे बड़ा एडवांटेज क्या है मैं तुमको अगर बताऊं, लेट्स से तुम यूज कर रहे हो कोई टूल जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क में 3 अप्रोच है, अगर मैं शायद बताया था तो नहीं बताया तो अभी सुन लो। 3 अप्रोच है। एक अप्रोच को बोलते हैं कोड फर्स्ट, जिसमें हम लोग सी शार्प का कोड करते हैं और डेटाबेस खुद से बनता है, ये कोड फर्स्ट है। दूसरी अप्रोच है जिसमें हम लोग डेटाबेस बनाते हैं और सी शार्प की क्लासेस, मॉडल की क्लासेस खुद से बनती है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस फर्स्ट। और एक जो थर्ड अप्रोच है, थर्ड अप्रोच में ना हम लोग डेटाबेस बनाते हैं ना हम लोग सी शार्प की क्लास बनाते हैं, हम लोग एक्सएमएल में स्कीमा बताते हैं कि कौन से टेबल में कितना कॉलम रहेगा, कौन से कॉलम का डेटा टाइप क्या रहेगा, उसके बेस पे वो डेटाबेस भी बनाता है और सी शार्प की क्लासेस भी बनाता है, ठीक है। तो पहले मैं ये थर्ड वाले अप्रोच, सेकंड वाले अप्रोच पे आता हूं, मतलब जिसमें डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या होगा, डेटाबेस तुमने बना दिया, लेट्स से कोई डेटाबेस डेवलपर है, उसने तुमको 40 टेबल ऐड करके सब बना के दे दिया, पूरा डेटाबेस फुल फ्लेज रेडी कर दिया, डेटा भी डाल दिया। अब तुमको उसको एंटिटी फ्रेमवर्क से कनेक्ट करना है, तो तुमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज किया बिकॉज तुम्हारा डेटाबेस रेडी है। कोड फर्स्ट हम लोग कब यूज करते हैं, जब डेटाबेस रेडी नहीं होगा। तो अगर तुम्हारा डेटाबेस रेडी है तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच तुम यूज करोगे। तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से तुमने रन किया तो तुम्हारे साइड में ऑटोमेटिक मॉडल की क्लासेस बन के आ गई। क्या बन के आ गया, मॉडल की क्लासेस पूरी बन के आ गई है, जो ऑटो जनरेटेड क्लासेस है। अब गौर से सुनो क्या बोल, अब वो क्लास का कोड तुमने नहीं किया है, अब तुम चाहते हो कि वो क्लास में मैं एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी या कुछ एक्स्ट्रा कोड ऐड करूं जो ऑटो जनरेट होके आई है। बात समझ में है क्या बोल रहा हूं मैं, किसको किसको समझा ये सिनेरियो जो मैं बोला। तो ऑटो जनरेट समझते हैं ना, खुद से बना हुआ है सिस्टम में। अब उसमें तुम जाके कुछ चेंज करते हो, कुछ भी चेंज किया तुमने, समझ लो एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा डाली, 4 फील्ड ऊपर की ऑटो जनरेटेड है, 5वीं तुमने अपने से डाल दी वहां पे, सेव किया, सेव करके तुम्हारा कोड चल रहा है। लेकिन फिर से अगर कोई डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच वापस रन करेगा ना, तो तुम्हारा चेंज फिर से उड़ जाएगा और डेटाबेस में से 4 है तो 4 फिर से आ जाएगा। तो तुम्हारा जो चेंज है वो तो उड़ जा रहा है। जब भी कोई डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का विजार्ड, एक विजार्ड है, उसको रन करो तो वो चेक करता है डेटाबेस में 4 कॉलम है तो वापस यहाँ पे 4 बना देगा, तो तुम्हारा 5वां उसको निकाल देगा ऑटो जनरेटेड कोड की वजह से। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया ना। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, पार्शियल क्लास। अभी समझ में आया, एकदम वैलिड सिनेरियो तुमको बता रहा हूं। तो तुम क्या करोगे, वो फाइल जो ऑटो जनरेट हुई ना उसको वैसे ही रखोगे, तुम एक और फाइल लोगे और उसमें बनाओगे एक पार्शियल क्लास, वही वाली क्लास की, अब उसमें तुम अपनी एक प्रॉपर्टी डालोगे। तो ये 2 फाइल में बनी हुई है, 4 प्रॉपर्टी एक फाइल में है, एक प्रॉपर्टी एक फाइल में, लेकिन रन टाइम में ये क्या हो जाती है, मर्ज होती है बिल्ड के टाइम पे और एक ही क्लास चलती है। तो अगर कोई फिर से डेटाबेस का विजार्ड रन किया तो वो तो ऑटो जनरेटेड में 4 है तो 4 ही रहने देगा, 5वीं वाली अपनी क्लास को टच नहीं करेगा क्योंकि वो तुम्हारी कस्टम फाइल है, उसको तो टच नहीं करेगा ना वो। तो वो तुम्हारी एक एज इट इज वैसी रख जाएगी और ये 4 जो है वैसे। किसको किसको समझा ये। तो ये ऐसा होता है, ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, कोड सॉरी डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के अंदर होता है ऐसा। क्या, हाँ आएगी आएगी। फिर उसके लिए तुमको क्या करना पड़े, क्योंकि तुम देखो एंटिटी फ्रेमवर्क में तुम मॉडल में तो ऐड कर दिए, बराबर। मॉडल में ऐड करने के बाद तुमको उसको डेटाबेस में बनाना है, तो अब तुम कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हो, डेटाबेस फर्स्ट। तो तुम यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी बनाए हो एक्स्ट्रा तो तुमको जाके मैनुअली डेटाबेस में उसको मैप करने के लिए प्रॉपर्टी को बनाना पड़ेगा, तो फिर जाके तुम वापस से बनाओगे उधर पे, क्योंकि तुम्हारा अप्रोच कोड फर्स्ट नहीं है, डेटाबेस फर्स्ट है। डेटाबेस में ऑटोमेटिक कब आती, जब तुम हाँ। और अगर अगर तुमको मतलब मैं डेटाबेस में बनाना ही नहीं चाहता तो उसको कस्टम प्रॉपर्टी में नॉट मैप प्रॉपर्टी रखा था। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट है एंटिटी फ्रेमवर्क में, तुमने मॉडल में 5 फील्ड ली लेकिन डेटाबेस में तुमको 4 चाहिए, तो एक एट्रीब्यूट आता है, एट्रीब्यूट पता है ना, ऐसा ब्रैकेट में लिखते स्क्वायर ब्रैकेट में एक एट्रीब्यूट आता है दैट इज कॉल्ड नॉट मैप्ड। उसके बाद नॉट मैप लिखोगे ना तो वो तुम्हारे कोड में यूज होगा लेकिन डेटाबेस में नहीं बनेगा। तो मेरे को ऐसी प्रॉपर्टी बनाना है लेट्स से, क्योंकि अगर मेरे को डेटाबेस में बनाना ही होगा तो मैं इधर आके क्यों बनाऊंगा, जाके डेटाबेस में एक कॉलम बनाऊंगा और फिर से डेटाबेस का इन्वायरमेंट रन करूंगा तो 4 से 5 हो जाएगा। नॉट मैप लिख के पहली वाली क्लास में डालोगे और कोई डेटाबेस को वापस अपडेट फ्रॉम डेटाबेस मारेगा अपनी एंटिटी के लिए तो तुम्हारा वो नॉट मैप निकल जाएगा, वही तो बोल रहा हूं मैं।
क्योंकि डेटाबेस को नहीं पता है ना वो नॉट मैप प्रॉपर्टी है यहाँ पे, और हर टाइम वो क्या करेगा, ऑटो जनरेटेड फाइल को अपडेट करता है डेटाबेस से। डेटाबेस में 4 है तो 4, 5वां उड़ा देगा। लेकिन तुम 5वां रखे हो, तुमको कुछ यूज करना है उसको यूआई में दिखाने के लिए, जैसे कि डेटाबेस में एक फील्ड है डीओबी, लेकिन तुमको पेज पे डीओबी नहीं दिखाना, तुमको एज दिखाना है, तुमको पेज पे एज दिखाना है। अब एज नाम की फील्ड अगर उसमें ऐड करोगे तो डेटाबेस में एज ऐड हो जाएगा, और डेटाबेस में एज ऐड हो गया। अब आज मैं अपनी एज डाला लेट से 30 आज के दिन, और 2 साल के बाद भी डेटाबेस को खोल के देखूंगा तो वो तो 30 रहेगा ना, वो बढ़ेगा क्या? तो नहीं बढ़ेगा। तो डेटाबेस में एज नहीं स्टोर होती है। आइडियली वो 2 साल के बाद में खोलूं तो वो 32 दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो डेटाबेस में एज नहीं स्टोर करते हम लोग, डेटाबेस में हम लोग डीओबी स्टोर करते हैं और करंट डेट से माइनस करके एज कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो फील्ड तो तुमको एज दिखाना है ना, वो नॉट मैप फील्ड रहेगी। और नॉट मैप अगर तुम ऑटो जनरेटेड फाइल में डालोगे और अपडेट फ्रॉम डेटाबेस मारोगे तो फिर उड़ जाएगा वो। तो उसके लिए हम लोग ले लेते हैं एक पार्शियल क्लास। तो पार्शियल क्लास कैसे बनाते हैं हम लोग, ये तो कंसेप्ट हो गया, पार्शियल क्लास कब यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे। ठीक है, अगर तुमको रियल टाइम सिनेरियो बोलता है पार्शियल क्लास का, तो पार्शियल क्लास का बोलना है कि वन ऑफ द प्रोजेक्ट वी आर यूजिंग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। In database first approach, there were a lot of auto-generated files. So in the auto-generated file, if you want to change or if you want to add your own code or custom code in auto-generated classes, then you have to use partial class. As simple as. ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, 3 प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी, 10 प्रॉपर्टी, क्या जरूरत है। इफ यू वांट टू ऐड एनी कस्टम कोड इनसाइड auto-generated class, then you have to use partial class. ये ऑटो जनरेटेड वाला जो फंडा है ना, वेब फॉर्म में भी यूज होता है। वेब फॉर्म कौन कौन देखा है? वेब फॉर्म कोई देखा है क्या इधर? नहीं देखा। वेब फॉर्म में भी यूज होता है। वेब फॉर्म में भी एक डिजाइनर का कोड है, वो ऑटो जनरेट होता है। अब जाकर उसमें कुछ कोड डाल दो ना तो सेव वहां पे तो पूरा उड़ जाता है वो कोड। तो उसके लिए पार्शियल क्लास ही बनाते हैं हम लोग। नहीं नहीं नहीं, मैनुअली क्यों डालना है डेटाबेस में? नॉट मैप्ड। मैप करना रहेगा तो फिर पार्शियल क्लास लेने की जरूरत नहीं है ना। क्लास ए में भी नहीं डालना है, डेटाबेस में डालना है और अपडेट फ्रॉम डेटाबेस करना है। क्यों डालना है? मॉडल तो जनरेट होगा ना डेटाबेस फर्स्ट से, वही तो बोल रहा हूं मैं भी। अगर मेरे को जब डेटाबेस में बनाना ही है वो फील्ड, तो मैं इधर क्यों बनाऊंगा? मैं जाके डेटाबेस में बनाऊंगा। अपडेट फ्रॉम डेटाबेस करूंगा तो ऑटो जनरेटेड मैकेनिज्म तो खुद से लेके आ जाएगा ना फील्ड, तो मेरे को उस टाइम पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो तब है मेरे को डेटाबेस में नहीं चाहिए और मेरे मॉडल में चाहिए, तब पार्शियल क्लास का सिनेरियो आएगा। समझे क्या मैं जो? मैं पहले वही बोला ना कि मेरे को जब वहां रखना है तो मैं इधर क्यों ऐड करूंगा, डेटाबेस में जाके ऐड करूंगा। डेटाबेस में ऐड करके अपडेट फ्रॉम डेटाबेस में आऊंगा तो मॉडल जनरेट हो जाएगा, खत्म हो गया। ईडीएमएक्स फाइल अलग पूछ ले, लेकिन बताया तो चलो। ईडीएमएक्स जो है वो एक्सएमएल फाइल है। ईडीएमएक्स फाइल जो है वो एक एक्सएमएल फाइल है, जो क्या ईडीएमएक्स फाइल में एक इंफॉर्मेशन होती है कि ये प्रोजेक्ट में या ये जो हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं अपने कोड फर्स्ट में, मॉडल हम लोग खुद से बनाते हैं। तो ईडीएमएक्स क्या करती है, ईडीएमएक्स के अंदर एक .tt फाइल होती है ईडीएमएक्स, और उसके अंदर एक .tt करके टीटी मतलब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की फाइल होती है .tt। वो टीटी फाइल क्या करती है, कोड जनरेट करती है। जो मैं ऑटो जनरेटेड कोड की बात बता रहा हूँ ना, वो कोड जनरेट करती है। तो ईडीएमएक्स फाइल बेसिकली इंफॉर्मेशन कंटेन करती है फॉर ऑल मॉडल्स, स्टोर्ड प्रोसीजर जो भी डेटाबेस से आने वाला है ना, वो सब का वो सब की इंफॉर्मेशन एक्सएमएल फॉर्म में रखती है। मैं बोला ना एक्सएमएल स्कीमा हम लोग बनाएंगे, जो थर्ड अप्रोच है। थर्ड अप्रोच में भी ईडीएमएक्स यूज होता है और सेकंड अप्रोच में भी ईडीएमएक्स यूज होता है। खाली कोड फर्स्ट अप्रोच में ईडीएमएक्स फाइल यूज नहीं होती है। तो ईडीएमएक्स फाइल में इंफॉर्मेशन होती है कि कितने मॉडल, कितने कॉलम, उनकी टाइप क्या है। और वो इंफॉर्मेशन कहां से आती है, जब हम लोग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करते हैं तो जो डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं तो डेटाबेस में जो रहता है वो सब ईडीएमएक्स में आके स्टोर हो जाता है। फिर ईडीएमएक्स को हम लोग बिल्ड मारते हो तो ईडीएमएक्स के बेस पे जहाँ पे हाँ मॉडल जनरेट होता है .cs फाइल बनती है। तो पहले बनती है .tt फाइल और tt फाइल से बनती है .cs फाइल। तो तुम जब ईडीएमएक्स बनाओगे कभी ना, तो ईडीएमएक्स के साथ में एक .tt फाइल भी रहती है। वो tt फाइल रहती है t4 की फाइल। t4 टेम्पलेट की एक यूटिलिटी होती है माइक्रोसॉफ्ट की। वो t4 टेम्पलेट क्या करती है, कोड जनरेट करती है।
मैं इतना डिटेल में T4 के बारे में इसके लिए पता, मेरे को भी नहीं पता था, मतलब 2016-17 तक तो मेरे को भी नहीं पता था। हम लोग एक प्रोजेक्ट आया था 2016 में, वो प्रोजेक्ट से कोड जनरेट करना था। मतलब वो प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो वो प्रोजेक्ट खुद प्रोजेक्ट बनाए। मेरी बात समझे? अभी तुम लोग क्या करते हो, मॉडल लेते हो, कंट्रोलर लेते हो, ये सब तुम लोग मैनुअली लेते हो। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट लिखो, ऐसे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें तुम मॉडल का नाम बताओ, मॉडल की फील्ड बताओ, जनरेट बटन पे क्लिक करो तो पीछे से विजुअल स्टूडियो का सॉल्यूशन बना बनाया निकलना चाहिए। ऐसा एक प्रोजेक्ट था, उस पे हम लोग काम कर रहे थे। तो उसके अंदर हम लोग को ये चीज मतलब मालूम पड़ी कि टीटी से कोड जनरेट होता है, और माइक्रोसॉफ्ट पूरा के पूरा वही चीज यूज करता है इंटरनली कोड जनरेट करने के लिए। कोड जनरेटर है माइक्रोसॉफ्ट का वो टीटी। टीटी एक्सटेंशन है वो, उसका नाम है T4 टेम्पलेट। तो कभी गूगल पे जाके T4 टेम्पलेट लिख के सर्च मारोगे ना, तो T4 टेम्पलेट से तुमको मालूम पड़ेगा। वो 4 टी है एक्चुअली, टी 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 टी। उसका कुछ तो फुल फॉर्म है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ऐसा कुछ तो उसका फुल फॉर्म भूल गया हूं मैं, तो T4 बोलते हैं उसको, T4। तो वो पूरी इंफॉर्मेशन EDMX में रहती है, और EDMX तुमको जनरेट करके देता है वहां से। ठीक है, क्या बता रहा था भूल गया। मैं कुछ तो बता रहा था, भूल गया मैं, तो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन क्वेश्चन बताते बताते। हाँ, पार्शियल क्लास है। तो पार्शियल क्लास जब तुम क्रिएट करोगे, तो पार्शियल क्लास में जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्शियल क्लास क्रिएट करके दिखाता हूं मैं। ये सेम नाम की क्लास मैं दूसरी फाइल में भी बना देता हूं। देखो ये भी पार्शियल क्लास है, टेस्ट पार्शियल एश। तो ये एक पार्शियल क्लास है, टेस्ट पार्शियल। इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूं, उसको दिया आईडी। ठीक है, और अब यहां पे आके इसके अंदर दिया प्रॉपर्टी नेम, और टेस्ट पार्शियल का ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया प्रोग्राम में। टेस्ट पार्शियल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैं। अब यहां पे आगे लिखा पार्शियल डॉट, तो देखो आईडी भी आया, नेम भी आया। तो आईडी कहां से आया, फाइल 1 से आया, और नेम कहां से आया, फाइल 2 से आया। तो जब तुम उसको ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये नहीं होता कि वो कौन सी फाइल से उठ के आ रहा है। तो तुम मल्टीपल फाइल में पार्शियल पार्शियल नाम सेम रखना पड़ेगा, पार्शियल कीवर्ड लगाना पड़ेगा। क्लास वही लिखने का, नाम सेम रखने का, पार्शियल कीवर्ड लगाने का, ऐड करते जाने का। तो समझ लो एक फाइल में तुमने 3 फंक्शन लिया, दूसरी फाइल में 2 फंक्शन लिया, तीसरी फाइल में 2 फंक्शन लिया। जब वो उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सब कोलैब होकर एक ही ऑब्जेक्ट में दिखेगा तुमको। तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब वो एक ही क्लास रहेगी, खाली फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी उसकी, और कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर एक फाइल ऑटो जनरेटेड वाली है तो वो ऑटो जनरेटेड की अपडेट होगी, दूसरी वाली अपडेट नहीं होगी। ये मेरे को तो बोल रहे हैं तो मैं याद करके आया हूँ, खत्म हो जाएगा थोड़ी देर। ये रन टाइम में होता है, रन टाइम में होता है। ये तो इंटेलिजेंस दे रहा है ना सिर्फ, रन कहाँ हुआ कोड, रन टाइम में ही होगा वो, कंपाइल टाइम में नहीं। क्यों, सर्वर कहाँ से आ गया बीच में? अरे बाबा, ए भाई, बारी बारी चुप कराओ क्या?
सामने वाला बंदा भी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ओके। दोनों का सर्वर एक रहना चाहिए। सर्वर तो प्रोजेक्ट पे मतलब एक तो सर्वर की बात आती है जब रन होता है प्रोजेक्ट तब, और ये तो डेवलपमेंट के टाइम की बात है ना। अभी तुम एक पार्शियल क्लास बना रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी पार्शियल क्लास जो है मैं यूज कर सकूं, अपन साथ में डेवलप कर रहे हो, तुम यूएस में बैठे हो मैं इंडिया में बैठा हूं, तुम अपना कोड करोगे, तुम जो भी कोड करोगे और तुम चाहते हो कि मेरे को यूज करो, तो तुम मेरे को इन्फॉर्म करोगे ना कि ये मेरी पार्शियल क्लास है और ऐसी एक पार्शियल क्लास तू भी बना ले। फिर उसके बाद अपन फाइनल कोड में एक ऑब्जेक्ट बना के, तेरा तेरा 3 फंक्शन मेरा 5 फंक्शन जो है वो टोटल 8 फंक्शन फाइनल अपडेट में जाएगा। यही है ना क्वेश्चन। तो उस टाइम पे तुम मेरे को बोलोगे ना कि यही नाम की पार्शियल बना। अगर मैं अलग नाम से बना लिया तो वो तो पार्शियल रहेगी ही नहीं। और पार्शियल तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्शियल कोई और बनाए, तो उसको तुमको इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना, नाम तो बताना पड़ेगा पार्शियल का। और जब नाम बताओगे तो फिर वो अपने फाइल तो कुछ भी ले, क्लास का नाम वो लेके पार्शियल लिख देगा आगे, और तुम भी पार्शियल लिखोगे अपनी क्लास के नाम के आगे कि ये भी पार्शियल है ये भी पार्शियल है, होने के बाद दोनों मेन क्लास बनेगी। हाँ कर सकते हैं, नॉर्मल क्लास ही है वो। उसमें जो जो क्लास का फंडा सब बताया वो सब होगा, पार्शियल क्लास को इनहेरिट वगैरह सब कर सकते हैं। अबे नाम एक ही है ना, क्लास का नाम तो एक ही है ना, इनहेरिट करने का है। मैं एक क्लास बनाया इनहेरिट करके, दोनों का नाम सेम है तो पार्शियल कैसे हुई? पहले ही मेन चीज है उसमें, पार्शियल क्लास में नाम सेम रहना चाहिए, और नाम सेम है तो तुम उसको इनहेरिट करोगे भी कहीं जाके तो नाम तो वही है ना, वो नाम से दोनों जगह से फंक्शन लाके इनहेरिट कर देगा। उसको क्या फर्क पड़ेगा उससे, खाली फाइल डिफरेंट होती है, बाकी कंसेप्ट कुछ नहीं बदला है। फाइल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बाकी कंसेप्ट कुछ नहीं बदला। जैसे इनहेरिटेंस, आप कोई पार्शियल लेके एब्स्ट्रैक्ट ले ले, अब इसमें भी लोग ला सकते हैं ना कॉम्बिनेशन, मैंने पार्शियल एब्स्ट्रैक्ट लिया तो ठीक है नहीं बनेगा ऑब्जेक्ट। अब उसके लिए वापस क्वेश्चन थोड़ी है, जो एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है वही रहेगा, कर सकते हैं हम लोग इसको। जैसे मैं पार्शियल लेके एब्स्ट्रैक्ट लिया, ये देखो पार्शियल लेके मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिया तो हो गया। और एक चीज और है, एक जगह एब्स्ट्रैक्ट लिया दूसरी जगह एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिया तो वो एब्स्ट्रैक्ट ही हो जाएगी वो, क्योंकि क्लास डेफिनेशन तो एक ही जगह एक नाम से ही है, तो कहीं एक जगह भी एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे तो हो जाएगा, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही कंसिडर करेगा उसको, और ऑब्जेक्ट बनाने नहीं देगा, क्योंकि नाम तो एक ही है ना। ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे तो एक बंदा भी काफी है रोकने के लिए, दो जगह एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखोगे तो भी, क्योंकि नाम तो सेम है दोनों का, बराबर। और कुछ क्वेश्चन मैं बताने जा रहा था असल में एक्सटेंशन मेथड, लेकिन अब वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, क्योंकि स्टैटिक क्लास का ही एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन मेथड। एक्सटेंशन मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं, खाली थ्योरी सुन लो, मैं आगे प्रैक्टिकल बाद में बताऊंगा। अगर तुमको एक क्लास मिली, ठीक है, ए भाई इधर ही, अब इधर उधर देखना नहीं है, मेरे को एक क्लास मिली, ठीक है, वो क्लास कंपाइल्ड है, मतलब जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास है डीबी कॉन्टेक्स्ट, उसका कोड तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अब मैं चाहता हूं वो क्लास के अंदर मैं क्या कर सकूं, एक अपना फंक्शन ऐड करूं, वो क्लास के अंदर मैं अपना फंक्शन ऐड करूं। तो उसका एक तरीका क्या है जो आसान तरीका, कि उसको मैं एक नई क्लास लेके इनहेरिट करके अपना फंक्शन ऐड करूं, फिर नई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि नई क्लास का ऑब्जेक्ट बने, वही क्लास के ऑब्जेक्ट में ऐड होना चाहिए। तो उस ऐसी सिचुएशन अगर आ गई कि तुम क्लास का कोड एडिट नहीं कर सकते, क्लास का कोड जो है वो कंपाइल्ड है, कंपाइल्ड मतलब डीएलएल के फॉर्म में है, तुमने उसको ऐड किया है, नगेट से डाउनलोड किया है, और फिर तुम चाहते हो कि वो क्लास के अंदर एक मेरा फंक्शन ऐड हो जाए बिना वो क्लास के कोड को टच किए, तो उस टाइम पे हम लोग एक्सटेंशन मेथड को यूज करते हैं। एक्सटेंशन मेथड में क्या करते हैं, हम लोग एक क्लास लेते हैं, उसको स्टैटिक बना देते हैं। स्टैटिक क्लास में स्टैटिक फंक्शन लेना पड़ेगा, फिर उसमें एक फंक्शन लेते हैं, स्टैटिक बना देते हैं उसको, और फंक्शन के पैरामीटर में दिस कीवर्ड लिख के वो क्लास का ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो क्लास में ये फंक्शन को ऐड करना है। तो जो हम लोग नया स्टैटिक फंक्शन लिखते हैं ना, वो क्या होता है, दिस के आगे वाली क्लास में रन टाइम में ऐड हो जाता है।
तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ये प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं। हम लोग एक कोई भी क्लास उठाएंगे उसके अंदर फंक्शन ऐड कर देंगे। तो एक HTML हेल्पर करके एक कंसेप्ट होता है इसके अंदर MVC में। HTML हेल्पर में सब के सब एक्सटेंशन मेथड ही लिखा हुआ है। अब एक्सटेंशन मेथड लिखने के लिए तुमको स्टैटिक क्लास बनाना पड़ता है और स्टैटिक फंक्शन बनाना पड़ता है। तो ये दो चीज खाली ध्यान रखना। इनकेस ये हफ्ते में कोई इंटरव्यू शेड्यूल हुआ उसमें उसने पूछा एक्सटेंशन मेथड, तो तुमको यही बोलना है कि स्टैटिक क्लास लेंगे और स्टैटिक मेथड लेंगे उसके अंदर, और स्टैटिक मेथड के अंदर पहले पैरामीटर के आगे लिखेंगे दिस लिखने के बाद वो क्लास का नाम लिखेंगे जो क्लास में हम लोग को ये नया फंक्शन ऐड करना है। तो वो जैसे डीबी कॉन्टेक्स्ट में ऐड करना है तो डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे वहां पे, तो वो ऐड हो जाता है। तो उसको गूगल से भी थोड़ा देखोगे तो पता चल जाएगा तुमको, अभी मतलब क्लिक होने लगेगा कि वो चीज क्या है। काफी कुछ तो इसके अंदर हो गया। ऊप्स से रिलेटेड, तो ऊप्स के जितने भी एडवांस कंसेप्ट है मैं ज्यादातर अभी कवर हम लोग कर लिए। ओवरराइडिंग का जो एडवांस पार्ट था वो हो गया। पार्शियल व्यू पार्शियल क्लास था वो अभी मैं तुमको बता दिया। उस एक्सटेंशन मेथड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऊप्स के ना बहुत सारे पार्ट हो गए अपने, मतलब ऊप्स का काफी चीज में बता दिया हूं। तो ऊप्स का क्वेश्चन अब तुमको, मतलब ऊप्स के आंसर तुमको अब देने आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब ऊप्स में तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, जैसे ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस का थोड़ा पार्ट खत्म हो जाएगा तो हम लोग वापस एनडीटी फ्रेमवर्क पे जंप करेंगे। एनडीटी फ्रेमवर्क में अब हम लोग आएंगे माइग्रेशन के पार्ट के ऊपर। ठीक है, हम लोग एक सादा सा खाली क्रिएट और लिस्ट बनाए है, उसका एडिट बनाना है मेरे को, मतलब अपडेट बनाना है, उसका डिलीट बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद लिंक क्यू का इंट्रोडक्शन आएगा यहीं पे। लिंक क्यू क्या है, लिंक क्यू कैसे यूज होगा। लिंक क्यू के साथ में डेलीगेट आएगा। डेलीगेट करके एक कंसेप्ट होता है एंटिटी फ्रेमवर्क बोल रहा हूँ C# के अंदर। तो वो डेलीगेट आएगा। डेलीगेट के बाद एनोनिमस फंक्शन आएगा, लैम्डा एक्सप्रेशन आएगा। तो ये सब कंसेप्ट, तो ये सब कंसेप्ट जो है वो थोड़ा 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 टिपिकल कंसेप्ट है, मतलब जिसको समझने के लिए तुमको जो जितना पीछे पढ़े हो ना वो सब, तो जितना वीडियो तो अगर नहीं देखे हो, स्किप किए हो, तो नेक्स्ट लेक्चर तक का देख लो, क्योंकि अब यहाँ से मैं मतलब स्पीड ही पढ़ाऊंगा, समझे। मतलब मैं ट्राई, मेरा ये था कि इतना मैं कर दूं कि 25 तक का तुमको ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब एक्स्ट्रा लेक्चर लेके जो भी करके सब मैं एक स्टेबल पोजीशन पे लेके आ जाऊं। क्योंकि 25 को अनएक्सपेक्टेडली मेरे को जाना है बाहर, तो फिर वहां से वो दो बार फिर छुट्टी लगेगी तुम लोग की। तो उससे पहले पहले मैं थोड़ा स्पीड पढ़ाऊंगा, बीच में मेरे को छुट्टी आने वाली है एक दो, और एक दो छुट्टी तुम्हारा जो है वीकडेज में लेक्चर होगा। वीकडेज में लेक्चर लेके मैं ट्राई करूंगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल जो है एक ऐसे पॉइंट तक चले जाए। फिर जो मिसलिनियस आगे जो आएगा, मतलब जब जाके मैं जून के मिड में वापस आऊंगा, मई के एंडिंग से जून के मिड में वापस आऊंगा, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा मैं डायरेक्ट। तो उसके बीच में तुम्हारा वो हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सके। मतलब मैं jQuery भी टच कर दूंगा, लिंक क्यू भी टच कर दूंगा। एंटिटी फ्रेमवर्क ऑलरेडी किया हूँ, एंटिटी फ्रेमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। jQuery में जो क्वेश्चंस है, जो टॉपिक्स है, वो एजेक्स वगैरह हो जाएगा। और एक क्या पेंडिंग था यार, कुछ तो मैं सोच रहा था, बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप जो यूआई रिलेटेड पार्ट है, मतलब यूआई डेटाबेस बैकएंड ये सब कर देगा। डेटाबेस में जो एडवांस टॉपिक है वो भी जो है बीच में लेक्चर लेके मैं पढ़ा दूंगा। तो इसको ये मतलब यहाँ से लेक्चर मिस मत करो पहले, और जो पिछला अगर नहीं देखे हो, कुछ छूटा हुआ है तो उसको देख के आओ। ठीक है, क्योंकि वो वाला बैच का प्रोजेक्ट चालू हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब खत्म होने पे है वो बैच। वो बैच अगर खत्म हो, यानी 2-3 लेक्चर में उस लोगों का प्रोजेक्ट खत्म कर दूंगा मैं, यानी नेक्स्ट वीक और माइट भी उसके बाद वाले वीक में। तो वो जब जैसे ही खत्म हो जाएगा तो तुम लोग का लेक्चर 4-4 घंटा रहेगा। ये चीज समझ लो, क्योंकि मैं तो पढ़ा सकता हूँ 4 घंटा, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ जब से। तो तुम लोग का लेक्चर 4 घंटा रहेगा, 2-1.5 घंटा फिर ब्रेक, फिर 1.5 घंटा फिर ब्रेक, फिर 1 घंटा, ऐसा करके ले लूंगा। क्योंकि एक ही बैच रहेगा, उसके बाद और कोई बैच नहीं रहेगा मेरे पास। तो ज्यादा से ज्यादा मैं कवर कर दूंगा कि, और जो बीच में तुमको 15-20 दिन का टाइम मिलेगा, मतलब मैं जाऊंगा बाहर आऊंगा, मेरे ख्याल से रिटर्न टिकट है मेरा 20th का, वो भी कंफर्म नहीं है, कुछ आगे पीछे हो सकता है। क्या कहीं तो जा रहा हूँ। रेफ एंड आउट ना, हाँ यार वो रह गया। उसको ना असल में प्रैक्टिकल से बताना पड़ेगा, उसमें लगेगा टाइम। मैं मेरे जहन से निकल गया। मैं इसके लिए आज पूछा कि मैं क्या टारगेट किया था, मेरे को ऐसा लगा था कुछ तो मिस किया हूं मैं।
नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ या वीकडेज में लेक्चर लूंगा। अगर कल तो छुट्टी है मेरी, अगर कल बाहर नहीं गया तो कल लेक्चर रखता हूँ, कल भी छुट्टी है वैसे। अगर आज रात में निकल गए तो फिर कल कैंसल। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ट्राई करूंगा कि लेक्चर रखूं मैं। वेडनेसडे को वही लेक्चर रहेगा 7:30 और 8 रखते हैं, 8 बेस्ट रहेगा। 8 8 बजे किसी को प्रॉब्लम है ऐसा कुछ? तुम्हारा जॉब का मसला है, 8 बजे आ जाते हो वापस? और कोई का जॉब का 8 बजे ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं है? ठीक है, और किसी का नहीं है ना? ठीक, सब छोड़ दीजिए। हाँ, नहीं, अगर वो प्राइवेट बनेगा तो वो एक्शन मेथड रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि पब्लिक फंक्शन को ही एक्शन मेथड बोलते हैं। कंट्रोलर के अंदर पब्लिक फंक्शन को ही एक्शन मेथड बोलते हैं। एकदम फर्स्ट डे में एक्शन मेथड की डेफिनेशन ही वही है। एनी पब्लिक फंक्शन इन कंट्रोलर इज नोन एज एक्शन।